बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नर्सिंग के बीएस नर्सिंग FON 2 के फर्स्ट यूनिट है और इसी का नाम जो है नर्सिंग प्रोसेस है। आज इसी बारे में हमने आपको थोड़ा सा बताना है एक्सप्लेनेशन के साथ। सो काइंडली आप इसको देख ले, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। सो स्टार्ट कर लेते हैं नर्सिंग प्रोसेस कि नर्सिंग प्रोसेस है क्या चीज़। डिफिनीशन की तरफ जाते हैं। द नर्सिंग प्रोसेस इज़ अ डायनामिक एंड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक मेथड यूज्ड इन नर्सिंग प्रोफेशन टू असेस क्लाइंट नीड एंड क्रिएट अ कोर्स ऑफ एक्शन टू एड्रेस एंड सॉल्व पेशेंट प्रॉब्लम। वो कह रहे हैं कि नर्सिंग प्रोसेस जो है एक डायनामिक का मतलब ये है कि ये हर मरीज़ के लिए सेम नहीं होता। ये मतलब हर मरीज़ के नीड के मुताबिक चेंज होता है। मतलब कोई बंदे को जो है किसी किसी और ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी, किसी को किसी और ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी, मतलब ये चेंज होता है। अगर एक पर्सन का जो है वो फेवर है तो उसका फेवर के मुताबिक, बुखार के मुताबिक उसका इलाज किया जाएगा। अगर एक डायबिटीज़ मलाइटिस है, मतलब उसका शुगर है, तो उसका अपना ही अलग इलाज होगा। तो डायबिटीज़ पर्सन का जो अपना इलाज होगा, फेवर वाले का अपना इलाज होगा। डायनामिक का मतलब ये है। एंड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक मेथड यूज्ड इन नर्सिंग प्रोफेशन टू असेस क्लाइंट नीड्स एंड क्रिएट अ कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक मेथड, वो जो साइंटिफिक मेथड जो होता है वो किस तरह होता है, कंप्यूटर साइंस में आपने पढ़ा होगा। इनपुट देते हैं माउस और कीबोर्ड के ज़रिए से, उसके बाद जो है उसके प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर में और फिर आउटपुट होता है। लेकिन इसमें नर्सिंग प्रोसेस जो है वो साइंटिफिक मेथड है लेकिन मॉडिफाइड फॉर्म है। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी हम नर्सिंग प्रोसेस करते हैं तो सबसे पहले असेसमेंट कर लेते हैं। असेसमेंट जो है हमारा इनपुट है, हमें पता चल जाता है कि हमने क्या इस पे अप्लाई करना है। जो फिर हम उसके लिए प्लान बनाते हैं। प्लान के बाद जो हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, वो एक्शन को, वो जो हमने प्लान बनाया होता है उसको एक्शन फॉर्म में लाते हैं और उसके बाद हमारे पास रिजल्ट होते हैं। तो साइंटिफिक मेथड का ये मतलब है, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, लेकिन ये उसका मॉडिफाइड फॉर्म है। इसका पर्पस क्या होता है, टू असेस क्लाइंट नीड्स। इस मकसद ये होता है कि क्लाइंट जो मरीज़ है उसके क्या ज़रूरत है, मतलब उसकी क्या ज़रूरत होगी। तो वो सेहत याब होना चाहता है ना, मतलब उसको सेहत की ज़रूरत है। एंड क्रिएट अ कोर्स ऑफ एक्शन, और हम उसके लिए जो है ऐसी दवाइयों का इंतखाब करें जो उसके पेशेंट के जो मसले होते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है, ये सेकंड को आप छोड़े, अगर आपको इसमें समझ आई होगी उम्मीद है। इसके बाद जो है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, फिर इसके बाद है पर्पज़ ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। मतलब नर्सिंग प्रोसेस के मकसद क्या है। फर्स्ट वाला, टू आइडेंटिफाई अ क्लाइंट हेल्थ स्टेटस एंड एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ केयर प्रॉब्लम और नीड। ये सबसे पहले हम नर्सिंग प्रोसेस की जो सबसे पहले मकसद है वो ये है कि हम मरीज़ के हेल्थ के हवाले से मतलब उसकी जांच पड़ताल कर ले कि मतलब उसकी हेल्थ किस तरह है। टू आइडेंटिफाई क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस, मरीज़ के हेल्थ के हवाले से हमें पता चल जाता है कि इसकी ये मतलब इशू है, प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा, टू एस्टेब्लिश प्लान टू मीट द आइडेंटिफाइड नीड्स। अगर हमें पता चल गया कि इसकी ये मतलब कमज़ोरी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे ना। मतलब उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लिखेंगे जो उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तीसरा क्या होता है, टू डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन टू मीट दोज नीड्स। अगर वो नीड्स जो होते हैं वो मतलब दवाई के ज़रिए से हल नहीं होते तो हमने उसके लिए इंटरवेंशन करने होते हैं, मतलब सर्जरी वगैरह करना होता है ताकि वो ज़रूरत उसको मिल जाए बंदे को, मरीज़ को। उसके बाद जो है लास्ट वाला, पर्पज़ इज़ टू प्रोवाइड क्लाइंट केयर दैट इज़ इंडिविजुअल, होलिस्टिक, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। हमारा मकसद ये भी होता है कि जो मरीज़ होता है उसको ये चार चीज़ें भी मिल जाएँ। कौन सी चार चीज़ें, इंडिविजुअलाइज मतलब ऐसा ना हो कि 10-15 बंदों को एक ही मतलब दवाई देती है। मतलब हर बंदे को, हर मरीज़ को उसके मतलब इंडिविजुअलाइज किया जाए, उसको स्पेसिफिक किया जाए कि इसकी क्या मतलब बीमारी है। दूसरा है होलिस्टिक केयर। होलिस्टिक केयर का मतलब ये है कि ट्रीटमेंट फ्रॉम ऑल साइड्स। हमने जो है उसकी फ़िज़िकल चीज़ को देख के उसकी ट्रीटमेंट करनी है, उसकी ज़हनी दबाव से भी हमने उसको हटाना है। हमने मतलब उसको जो है ऐसी बातें करनी है ताकि उसको सेहत याबी में उसको जो है फ़ायदा मिल जाए। क्योंकि हमने मतलब अगर वो किसी दबाव का शिकार है तो हमने इसे कहना है कि यार अल्लाह खैर करेगा, ये होगा, ये मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह हर साइड से हमने इसको केयर देना होता है। होलिस्टिक का मतलब ये है। तीसरा जो है वो इफेक्टिव मतलब स्पेसिफिक बीमारी के मुताबिक हो, जो बीमारी उसका है उसी के मुताबिक हो। एफिशिएंट का मतलब ये है कि ये हर दिन जो है कुछ ना कुछ मतलब रिकवर होता जा रहा हो। ऐसा ना हो कि एक दिन जो है 10-15% वो रिकवर हुआ है लेकिन दूसरे दिन वही मतलब उसकी रिकवरी है। तो हर दिन उसकी हेल्थ जो है मतलब उसमें हेल्थ की तरफ वो जा रहा हो परसेंटेज के हिसाब से। उसके बाद है कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। इसके कंपोनेंट क्या है नर्सिंग प्रोसेस के, तो इसके 5 कंपोनेंट है जो एमसीक्यूज के तौर पर आप याद भी कर सकते हो। सबसे पहला है असेसमेंट, दूसरा है नर्सिंग डायग्नोसिस, तीसरा जो है प्लानिंग और चौथा इम्प्लीमेंटेशन, पांचवा जो है एवेलुएशन। इसको एक एक हम जो है एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे।
यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है कि स्टेप रिमेन द सेम, एप्लीकेशन एंड रिजल्ट आर डिफरेंट। स्टेप ही सेम होंगे, हर बंदे के लिए 5 स्टेप हम करेंगे, लेकिन इसकी रिजल्ट कुछ और आएगी, क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है, अगर एक की मतलब बीमारी और है तो उसकी रिजल्ट भी कुछ और होंगे। उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। करेक्टरिस्टिक ऑफ नर्सिंग प्रोसेस में होता है साइक्लिक होना चाहिए, डायनामिक नेचर, क्लाइंट सेंटर, रेडनेस, फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, और इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव स्टाइल, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यूज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्लिनिकल रीजनिंग। वो कह रहे हैं कि नर्सिंग प्रोसेस की कौन सी खूबी होनी चाहिए। इसमें सबसे पहला आता है साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब यह है कि एक बंदे के लिए हमने जो है नर्सिंग प्रोसेस को कंप्लीट किया, मतलब असेसमेंट की, फिर नर्सिंग डायग्नोसिस की, प्लानिंग किसी तरह, लेकिन उसका मसला हल नहीं हुआ, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर दोबारा से इसको करेंगे। तो एक साइकिल का मतलब यह है। दूसरा डायनामिक नेचर। डायनामिक तो मैंने बता दिया कि हर बंदे के लिए हमने जो है चेंज होता है कि किसी कौन सी बीमारी होती है, किसी की कौन सी। तीसरा जो है क्लाइंट सेंटर रेडनेस। क्लाइंट सेंटर रेडनेस ने क्लाइंट सेंटर रेडनेस का मतलब ये है कि हमने क्लाइंट को फोकस करना है। चौथा जो है फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हमने क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, ऐसा ना हो कि हम गलत फैसला करें, प्रॉब्लम पे फोकस करना होता है। इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव स्टाइल। इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव स्टाइल का मतलब ये है कि हमने दूसरे नर्से और डॉक्टर के साथ मिलकर काम करना होगा। उसके बाद है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब ये है कि सारे ही दुनिया में ये इसी तरह सेम होता है, एप्लीकेबल है। उसके बाद यूज़ ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्लिनिकल रीजनिंग। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हमने क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करना है। असेसमेंट की तरफ आते हैं, ये बहुत ही ईजी टॉपिक्स हैं। इट इन्वॉल्व कलेक्शन ऑफ डाटा। असेसमेंट में हम ये करते हैं कि मतलब उससे पूछते हैं क्या मरीज से, क्या आपको मतलब क्या बीमारी है, आपका मसला क्या है, तो ये असेसमेंट में आता है। असेसमेंट अभी हम इसको किस तरह करेंगे, कलेक्शन ऑफ डाटा, उससे डाटा को मतलब कलेक्ट करेंगे उसकी बीमारी के हवाले से, फिर उसको जो है ऑर्गेनाइजेशन देंगे उस डाटा को। फॉर एग्जांपल एक मरीज़ आया अस्पताल में, तो सबसे पहले हम उसका नाम लिखेंगे, फिर उसकी बीमारी लिखेंगे। इस तरह नहीं कर सकते कि हम उसकी बीमारी ऊपर लिख ले और नाम नीचे लिख ले। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यही है। तीसरा जो है वैलिडेशन द डेटा, वैलिडेटिंग द डेटा। अभी उस डेटा को जो है हमने कंफर्म करना है कि वाकई ये डेटा है, वाकई इसकी बीमारी है या इसमें गलती हुई है, तो इसको वैलिडेशन का मतलब ये है। उसके बाद डॉक्यूमेंटिंग द डेटा। फिर उसी डेटा को हमने रिटन फॉर्म में भी लिखना है। फ़ायदा ये होगा कि अगर खुदा ना खास्ता एक पर्सन जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, तो वो उसकी फैमिली वाले जो है वो पोस्टमार्टम जो होता है मतलब आपके ऊपर केस कर लेता है, तो डॉक्टर आप पे मतलब ये डाल सकता है कि ये जो है आपने मुझे सही तरह से नहीं दी थी डाटा, तो आपके पास जो है वो रिटन फॉर्म में होगा, आप उसको बता सकते हो डायरेक्टली। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो शिफ्ट होती है मतलब नर्सों की ड्यूटी चेंज होती रहती है, तो अगर आपकी ड्यूटी ख़त्म हो गई, दूसरा बंदा आता है, तो उसको जो है ये सारे प्रोसेस नहीं करने पड़ेंगे, वो डायरेक्ट जो है रिटन फॉर्म में डाटा को देख के वो कर लेगा नर्सिंग प्रोसेस को। उसके बाद डिफिनेशन लिखे हुए असेसमेंट द सिस्टमिक एंड कंटिन्यूस कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेशन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा इन्फॉर्मेशन। ये जो ऊपर मैंने बता दिया यही असेसमेंट है। फिर जो है असेसमेंट के टाइप्स है, एक होता है इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट, दूसरा प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट, तीसरा इमरजेंसी, और चौथा जो है टाइम लेप्स असेसमेंट। सबसे पहले इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट की बात करते हैं। इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट का मतलब ये है कि जब हम डॉक्टर के पास फर्स्ट कांटेक्ट होती है हमारी बीमारी का, वो उसी वक्त जो हम असेसमेंट करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट कहते हैं। ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट। प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक बंदे को मलेरिया है, तो अभी हमने उसकी जो है टेम्परेचर वगैरह चेक की है, फॉर एग्जांपल वो 102-3 टेम्परेचर उसकी फ़ारेनहाइट में चल रही है, तो उसके मतलब घंटे 2 घंटे बाद हमने फिर भी उसकी वो असेसमेंट करनी है, ताकि हमें पता चल जाए कि इसकी टेम्परेचर नीचे गिरे या ऊपर गई है। तो इसका मतलब ये है प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट, मतलब प्रॉब्लम की बुनियाद में हम फोकस करते हैं कि अभी इसकी क्या सूरत हाल चल रही है। तीसरा जो है इमरजेंसी असेसमेंट। ये सबको पता होगा, जब इमरजेंसी के टाइम में हम कोई असेसमेंट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदे को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, मतलब उसके दिल का दौरा पड़ा है, तो हम जो है इमरजेंसी उसकी असेसमेंट करेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, इमरजेंसी असेसमेंट। अब या फॉर एग्जांपल किसी के एक्सीडेंट हुए, तो हमने क्या करना होगा, हमने जो है उसके एयरवे चेक करनी होती है, और भी उसके जो है कुछ चीज़ें चेक करनी होती है, तो ये इमरजेंसी के वक्त हम लेते हैं इसको। द अल्टीमेट पर्पज ऑफ असेसमेंट इज डाटा कलेक्शन। ये एमसीक्यू के तौर पर भी आप याद कर सकते हो। तो इनिशियल असेसमेंट आप देख ले, परफॉर्म विद स्पेसिफिक टाइम आफ्टर एडमिशन। ये एक खास वक्त में होता है, आप जब एडमिशन कर लेता है बंदा। उसके बाद टू एस्टेब्लिश अ कंप्लीट डेटा बेस फॉर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद नर्सिंग एडमिशन असेसमेंट। ये एमसीक्यूज के तौर पर भी आप याद कर सकते हो कि वहाँ पे लिखा होगा नर्सिंग एडमिशन असेसमेंट इज द टाइप ऑफ विच असेसमेंट, तो आपको याद होगा। प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड इन अर्ली असेसमेंट।
फॉर एग्जांपल अर्ली चेकिंग ऑफ वाइटल साइन फॉर पेशेंट, जो मैंने आपको बता दिया। मतलब मकसद ये होता है कि हम जो है वो इनिशियल असेसमेंट हमारे पास पड़ी होती है कि उसमें एक बंदे की क्या सूरत हाल है हेल्थ के हवाले से, और जब हम 2 3 4 घंटों के बाद फिर कर लेते हैं फिर क्या सूरत हाल है। तो ये प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट है। ये इसके बाद है इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी असेसमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन टू आइडेंटिफाई एनी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन सच एज रिपीट असेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एयरवेज ब्रीथिंग स्टेटस एंड सर्कुलेशन ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट। तो ये आपको इजी है, आपको पता होगा। उसके बाद है टाइम लेप्स असेसमेंट, टाइम लेप री असेसमेंट, सेवरल मंथ आफ्टर इनिशियल असेसमेंट टू कंपेयर द क्लाइंट करंट हेल्थ स्टेटस विद द डेटा प्रीवियसली ऑब्टेन। आपने देखा होगा जब एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसकी चेकअप करके उसको बता देता है कि आपने 2 मंथ बाद इस हमारे पास आना है। तो ये जो 2 मंथ के बाद उसकी असेसमेंट होती है तो उसे क्या कहते हैं टाइम लेप्स असेसमेंट, री असेसमेंट। तो ये इस तरह होता है। अभी असेसमेंट में हम क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ डाटा करेंगे। एक मरीज़ हमारे पास आया है तो असेसमेंट तो करेंगे कि किस तरह करेंगे, तो हमने उसके डाटा कलेक्ट करना है। डाटा किस चीज़ में किस तरह कलेक्ट करेंगे, हम उसकी इंटरव्यू भी ले सकते हैं उसकी हिस्ट्री के बारे में कि आप मतलब ये बंदा जो है सिगरेट वगैरह तो नहीं पीता, उसकी न्यूट्रिशन के बारे में, तो ये उसकी डाटा हम उससे कलेक्ट करेंगे। लिखा हुआ है डेटा कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं मरीज़ के हेल्थ के हवाले से। जिसमें होता है इट इंक्लूड द हेल्थ हिस्ट्री, हम उसकी हेल्थ हिस्ट्री को भी वो करते हैं कि उसकी पहले कोई बीमारी तो नहीं थी। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेते हैं कि मतलब वो उसकी कुछ चीज़ कट वगैरह तो नहीं लगी। रिजल्ट ऑफ लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोसिस टेस्ट, उसके पास जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसको भी हम देख लेते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा में। एंड मटेरियल कंट्रीब्यूटेड बाय अदर पर्सनल। तो इसमें ये होता है। अभी हम डाटा तो लेंगे कलेक्शन करेंगे लेकिन किस तरह करेंगे, तो उसके 2 टाइप्स हैं, एक है सब्जेक्टिव डाटा और एक है ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा वो होता है जो मरीज़ हमें बता देता है कि हमारा ये मसला है, वो जो होता है कवर डाटा होता है जिसे हम कवर डाटा भी कहते हैं। ठीक है, वो हमें पता नहीं होता, अगर वो ना बता दे तो फिर वो हमें पता नहीं चलता। तो वो होता है सब्जेक्टिव डाटा जो मरीज़ हमें बता देता है जनरली। हाँ, लिखा हुआ आल्सो रेफर टू ए सिम्टम आर कवर डाटा। ये सिम्टम जानते हो, सिम्टम वो होता है जो मतलब शो नहीं होता। जिस तरह दर्द होता है तो वो ज़ाहिरी आंखों से नज़र नहीं आता लेकिन वो फील होता है। ठीक है, जो साइन होता है, साइन मतलब खून का बहना, तो वो हमें शो भी होता है, हम आंखों से देख सकते हैं। तो सिम्टम और साइन में ये फ़र्क है। सब्जेक्टिव डाटा जो होता है वो कवर डाटा होता है जिसे हम सिम्टम भी कह सकते हैं। अभी लिखा हुआ है रेफर टू ओनली द पर्सन अफेक्टेड एंड कैन बी डिस्क्राइब्ड ओनली बाय दैट पर्सन। सिर्फ उसी बंदे को पता होगा जिसका ये मसला है। जिसमें ईचिंग आता है, पेन एंड फीलिंग ऑफ वरी आर एग्जांपल ऑफ सब्जेक्ट डाटा। तो ये एमसीक्यूज के तौर पर भी आप याद कर सकते हो, पेपर में भी आ सकता है कि ईचिंग, पेन एंड फीलिंग ऑफ वरी आर एग्जांपल ऑफ विच डाटा। ठीक है, उसके बाद है ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा वो होता है जो मतलब नर्स को जो है वो नज़र आती है। फॉर एग्जांपल अगर उसको कोई कट लगा हुआ है तो नर्स को डायरेक्टली पता चल जाता है कि इससे खून बह रहा है, या अगर वो लेबॉरेटरी के टेस्ट वगैरह है तो डायरेक्टली नर्स को पता चल जाता है कि इसकी ये मसले हैं। आल्सो रेफर टू एज साइन आर कवर आवर डेटा आर डिटेक्टेबल बाय एन ऑब्जर्वर आर कैन बी मेजर्ड by or can be measured or tested against an accepted standard. They can be seen, heard, felt or smelled and they are obtained by observation or physical examination. इसको देख ले, रेफर टू साइन, साइन वो जो हमें नजर आती है, और आवर डेटा मतलब हमें नजर आती है। हम इसको किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के जरिए से। हम उसको देख भी सकते हैं, उसको सुन भी सकते हैं, हम लेबॉरेटरी जो टेस्ट होता है उसको भी देख भी, सब कुछ मतलब इसमें हम कर सकते हैं। इस तरह हम ब्लड प्रेशर लेते हैं, एग्जांपल में आप देख ले डिसकलरेशन ऑफ स्किन, अगर स्किन की कलर चेंज हुई है तो क्या है, ऑब्जेक्टिव डेटा है, हमें नजर आती है। और ब्लड प्रेशर रीडिंग इज ऑब्जेक्टिव डेटा, या जो हम ब्लड प्रेशर लेते हैं तो जो नर्स को पता चल जाता है तो उसे क्या कहेंगे, वो ऑब्जेक्टिव डेटा में आता है। इसके बाद है सोर्स ऑफ डाटा, के डाटा हमें मिलेगा कहाँ से, तो इसके 2 टाइप्स है, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा इस तरह होता है कि इट इज़ द डायरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, द क्लाइंट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। वो जो क्लाइंट होता है वो डायरेक्ट सोर्स ऑफ डाटा होता है, मतलब प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा होता है। तो अगर वहाँ पे लिखा होता है एमसीक्यूज में द क्लाइंट इज द प्राइमरी सोर्स, के द क्लाइंट इज द सोर्स ऑफ विच टाइप ऑफ डाटा, तो प्राइमरी लिखा होगा, सेकेंडरी लिखा होगा, तो आपने प्राइमरी पे क्लिक करना होता है। सेकेंडरी डाटा इट इज द इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऑल सोर्स अदर देन क्लाइंट आर कंसीडर सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स में ये होता है कि मरीज के अलावा जो डाटा हमें मिलती है कलेक्शन, तो उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी डाटा कहेंगे। जिस तरह फैमिली मेम्बर्स आपको बता देते हैं कि इसको ये मसला था, ये था, तो वो भी इसमें आता है। हेल्थ प्रोफेशन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स, लेबॉरेटरी एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट आर सेकेंडरी, तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद है मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्ट करते वक्त हम कौन से मेथड को यूज़ करेंगे, इसमें जो है इंटरव्यू होता है, ऑब्जर्वेशन होती है, पल्पेशन, परकर्जन, असलकंटेशन, असेसमेंट। असेसमेंट में फिर दूसरा स्टेप्स है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इस तरह होता है कि मतलब उसकी तरतीब के साथ आपने उसके मसले लिखने होते हैं एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में, उसके नेम ऊपर, बीमारी नीचे। ऐसा ना हो कि बीमारी नीचे और बीमारी ऊपर और नाम नीचे, तो ये सिंपली आप इसी तरह समझे। उसके बाद है वैलिडेशन, ये मैंने आपको बता दिया कि हमने कंफर्म करना है उस डाटा को। यहाँ पे आप ये भी आ सकता है कि डबल चेक ऑफ डाटा इज अकर इन विच स्टेप, तो वैलिडेशन ऑफ डाटा, ये एमसीक्यूज के तौर पर भी आप याद कर सकते हो। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा, ये भी मैंने आपको बता दिया। डायग्नोसिस, अभी डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्नोसिस में क्या होता है? डायग्नोसिस इस तरह होता है, डायग्नोसिस इज द सेकंड फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। इन दिस फेज नर्स यूज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल टू इंटरप्ट असेसमेंट डेटा टू आइडेंटिफाई क्लाइंट प्रॉब्लम। इसमें जो है वो जो प्रॉब्लम हमारे पास आया होता है, असेसमेंट हम कर लेते हैं, साइन सिम्टम जो है हमारे पास आ जाते हैं। तो अभी इन साइन और सिम्टम्स को मद्देनजर रखते हुए जो हम जो फैसला कर लेते हैं, हम जो कन्फर्म कर लेते हैं कि ये अलामात जो है इसी बीमारी के हैं, इसी बीमारी के हैं। तो ये हमने क्या किया? हमने डायग्नोजिंग की किस बीमारी के, कि फॉर एग्जांपल मलेरिया, ये साइन सिम्टम जो हमारे पास असेसमेंट में आ गए, ये मलेरिया की है बस, तो ये डायग्नोसिस में आता है।